नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा एल नीनो इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अभी ऊर्जा दक्षता सूचकांक एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकला है। करप्शन, नेशनल पार्टी का स्टेटस काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। और राज्यों पर सब्सिडी के बढ़ते बोझ का प्रभाव, सांप्रदायिक दंगे। सबसे पहला है एल नीनो। एल नीनो जो है यहाँ पर भारत एल नीनो के पूर्वानुमान पर दृष्टि बनाए हुए रखा है। तो ये एल नीनो का इफेक्ट होता क्या है? एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न, जिसकी वजह से जो हमारा पैसिफिक ओशन है, जो हमारा प्रशांत महासागर है, उसमें भूमध्य रेखा के पास ये बनता है। और एल नीनो सबसे पहली बार जो पेरू जगह है, पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जो अचानक से जो वहां का गर्म जल था, उसकी वजह से यहाँ पर मछुआरों ने उसको यहाँ पे देखा था। तो एल नीनो एक तरीके से दक्षिण दोलक नामक एक बड़ी घटना का गर्म चरण होता है, जो कि 2 से 7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से आपको पानी की गतिविधि देखने को मिलेगी। और उस समय वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो ट्रेड विंड्स होती है वो पैसिफिक ओशन के अराउंड रोटेट होती हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम वहां पे जनरेट होता है। एल नीनो की घटनाओं को समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम 5 लगातार 3 मासिक मौसमों के लिए 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की वृद्धि के संकेत मिलते हैं। गर्म पानी के पश्चिम की ओर बढ़ने से इक्वाडोर, पेरू, चिली, इन सब के तटों पर ठंडा पानी सतह की ओर बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अपवेलिंग पे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है ऑलरेडी। तो इस प्रकार से एल नीनो यहाँ पर देखने को मिलता है। एल नीनो जो है वो इक्वेटर की तरफ होने वाली एक पश्चिम की ओर बहने वाली जो है हवाएं हैं, जो उस तरफ जाती हैं। और वो हवाएं जब जाती है वहां पर, तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। ठीक है। और इसकी वजह से वहां पर जो एक गर्म पानी की एक मोटी परत जो है वो वहां पे बनने लगती है और वो उफान को आने नहीं देती है वहां पर। और एल नीनो का जो इक्वाडोर और पेरू है उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और एल नीनो की वजह से ही साउथ अमेरिका में बारिश होती है और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट की सिचुएशन अपने आप क्रिएट होती जाती है। अगर ज्यादा एल नीनो होगा, काफी मजबूती से होगा, तो वैश्विक रूप में वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। ठीक है। जो पूरा वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण है उसको काफी बड़े पैमाने पर गर्म करने के लिए ये सहायक हो जाएगा और उससे काफी ज्यादा जो एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन है वो अलग देखने को मिलेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग आता है एल नीनो, तो भारत में और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में काफी कम मॉनसून हो जाएगा, बारिश की कमी होने लग जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। यहाँ देखिए, नॉर्मल ईयर में जो पैसिफिक ओशन है ये पूरा हमारा इधर, ये है हमारा इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूएसए। ठीक है। नॉर्मल वाले एरिया के अंदर जो है रोटेशन साउथ इक्वेटोरियल से साउथ पैसिफिक की तरफ होती है और एक ये इक्वेटोरियल बनती जाती है। लेकिन अगर एल नीनो का साल है तो यहाँ पर वार्म विंटर हो जाएंगे और जो साउथ अमेरिका का रीजन है वहां पर आपको ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगी। यहीं पर ही पेरुवियन, इक्वाडोर और चिले का कोस्ट आता है। ये पूरा रीजन जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें अर्जेंटीना नहीं आएगा, अर्जेंटीना इस साइड है, ब्राजील इस साइड है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भाई। अगला हमारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जो कि हमारे भारत के पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है। 2021-22 का रिलीज किया गया है, जो कि हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये सवाल हमसे पूछा जाता है कौन रिलीज करेगा इसको, तो ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है वो रिलीज करता है, जिसके अंदर भारत की जो भी एनुअल प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे देखा जाता है।
ये राज्य के स्तरों की उच्च ऊर्जा दक्षता पहलों के परिणाम और प्रभावों को ट्रैक करने के उद्देश्य से निकाला जाता है। ये देखा जाता है कि भाई कौन सी स्टेट जो है यहाँ पर वो एनर्जी ऊर्जा को एफिशिएंसी तरीके से इस्तेमाल कर रही है और उसने क्या इसके ऊपर नए नए स्टेप्स को लिया है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स में क्या चल रहा है सिचुएशन, और इंडस्ट्री में क्या है, म्युनिसिपैलिटी में क्या है, ट्रांसपोर्ट, डिस्कॉम की जो कंपनी है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, सारे इन चीजों को देखा जाता है। और ये बताता है कि भाई कौन सी ऐसी सेक्टर है जो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी को इस्तेमाल करना जानती है। फिर उसके बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जो यहाँ पर एनर्जी में आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से सारी जो है बड़े पैमाने पर ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजों को वित्तीय संस्थान, सेवा कंपनी, हर जगह पर ये चेक करता है, अलग अलग फैक्टर्स को चेक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपना फैक्टर्स को चेक करने के बाद क्या बताता है, ये बताता है कि भाई कौन सा यहाँ पर फ्रंट रनर है, मतलब टॉप किसने किया, जिसने 60 से भी ज्यादा स्कोर किया है, अचीवर है, कंटेंडर है और एस्पिरेंट है। देखिए 5 स्टेट जो है फ्रंट रनर में सबसे टॉप पे आई हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। और 4 स्टेट्स इसमें अचीवर में आई है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। और सबसे ज्यादा पहले से इंप्रूवमेंट करी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो हमसे ये वाले जो हाइलाइट्स है ना, इस पे सवाल आएगा। और दूसरा सवाल हमारा ये बनेगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कब बना था, ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो 2002 में बना था, एक्ट 2001 में आया था, पर इस्टेब्लिश 2002 में हुआ था, जिसका काम है भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत पूरे भारत के बाजार सिद्धांतों पर जोर देते हुए ऐसी नीति और रणनीतियों का निर्माण करना है जो ऊर्जा को कैसे बचाना है उस पे काम कर सकता है। ठीक है भाई, तो इसका काम है कि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है, उपभोक्ताओं और जितनी भी एजेंसी है उनके साथ सामंजस्य बिठा करके जितने भी संसाधन है उनका उपयोग कैसे करना उसके बारे में जानकारी देनी है। और जितनी भी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें हम एनर्जी को बचाने, डे लाइट सेविंग टाइम हो गया या इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से लागू कर सकते हैं, उसके लिए ये तैयारी करते 2021-22 का निकाला गया है ये डेटा। ठीक है, यहाँ पर टॉप करने वाली आपको टॉप 3 तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। मैं ये कहूंगी टॉप 3 तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तीसरा आर्टिकल करप्शन, जो यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, सरकार ने पूर्व जो वहां के मुख्यमंत्री थे पलानी स्वामी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा एक विस्तृत जांच को अधिकृत किया है कि भाई उनके ऊपर यहाँ पर लगाए गए हैं इंजाम। जो वहां के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज जब भवन का निर्माण हो रहा था और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के उल्लंघन से जुड़े उन्होंने करप्शन किया है। करप्शन एक ऐसी हमारे भारत में सतत समस्या है जो सदियों से समाज को त्रस्त किया हुआ है। ये वाली लाइन आप अगर कभी भी एथिक्स के पेपर में, ऐसे में आती है तो आप इस लाइन को रट लीजिए, अपने नोट्स में कहीं पर कोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाली लाइन। ठीक है भाई, ये हमारे भारत की आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी विधि का शासन संकीर्ण होता है, संस्थानों पर जनता के विश्वास को बहुत कम कर देता है। ठीक है भाई, सेकंड और थर्ड लाइन आप अपने इसमें यूज कर सकते हो। और अब हम देखते हैं करप्शन क्या है। देखिए आप करप्शन का जितना भी यहाँ पे आपके सामने पॉइंट्स हैं इन सबको आप लिख सकते हैं। कभी भी करप्शन पे ऐसे आते हैं, जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा हो सकता है स्टूडेंट जो कि सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपके जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें करप्शन पे अगर किसी भी प्रकार का सवाल बनता है तो आप ये सब यूज कर सकते हैं। आप इसको पूरा लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने लिखा हुआ है। करप्शन एक ऐसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए आप शक्ति या उस चीज का दुरुपयोग करते हो, जो आमतौर पर क्या करोगे, या तो धोखाधड़ी करोगे या रिश्वतखोरी करोगे, जो कि हमारे जनता के हित में नहीं होती है। ये जन कल्याण की बजाय अपने लिए लाभ पहुंचाने की बात करता है। ये कई रूप से हो सकते हैं, जैसे कि आप रिश्वत ले रहे हो, आप दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप रिश्वत ले रहे हो सिर्फ तभी आप करप्शन कर रहे हो। अगर आप अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत दे रहे हो तो वो भी एक करप्शन का ही रूप है। गबन कर लेना, भाई भतीजावाद होना, धोखाधड़ी होना, अवैध अनैतिक गतिविधियों का शामिल होना, ये सब करप्शन का ही एक प्रारूप है। करप्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला कारण करप्शन का क्या है, पारदर्शिता का अभाव होना। बहुत से केसेस में क्या होता है, ठेके प्रतिस्पर्धी बोली के बिना दिए जाते हैं, आप जानते हैं इस चीज को, जिसमें कई पार्टियों की कई ना कई शर्तें शामिल होती है जिसका सार्वजनिक खुलासा हमारे सामने होता नहीं है। तो पारदर्शिता तो हमारे पास होती ही नहीं है। तो पारदर्शिता की उपरोक्त
कमी के से भ्रष्टाचार के कई अवसर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें रिश्वत देना देना शामिल होता है। साथ ही साथ सरकारी जो अधिकारी हैं उनका वेतन काफी कम है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि काफी कम है, लेकिन अच्छा खासा है, लेकिन हाँ, कम वेतन होने की वजह से लालच सबको होता है। तो यहाँ पर रिश्वतखोरी अपना काम निकलवाने के लिए भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का वेतन कम है, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास अगर पर्याप्त वेतन नहीं होगा तो वो क्या करते हैं कि मोटर चालकों से 1,000 रुपए के चालान की जगह, 1,000 रुपए का चालान काटेंगे, वो तो सीधा सरकार के पास जाएगा ना, टैक्स के रूप में या फाइन के रूप में, पेनल्टी के रूप में जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो उनसे 1,000 रुपए की जगह 300 रुपए में बात को रफा दफा करवा देते हैं, तो वो 300 रुपए सीधा उनकी जेब में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजों को, ये आप लोग, ये सब चीजें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट सुन रहा है सभी ने कभी ना कभी फेस की है ये चीजें। ऐसा आप लोग सभी जानते हैं, कभी ना कभी भारत में ऐसा होता ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कानून है वो काफी कमजोर है इस चीज को करने के लिए। अगर किसी पॉलिटिशियन पर करप्शन का इल्जाम लगाया भी है तो भी उसको उतना ज्यादा यहाँ पर जो है फायदा पहुंचा दिया जाता है कि वो करप्शन का इल्जाम लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता। भ्रष्टाचार योगदान सबसे बड़ी यही है कि भाई आप अपने पॉलिटिकल कनेक्शन है अगर आपके पास, तो आपको यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। अगर आपने मेरिट के थ्रू आप जाना चाहते हो तो आपको को नहीं अलाउ किया जाएगा। करप्शन बहुत ज्यादा है, अप्रोच बहुत ज्यादा है भारत में। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए, जिसमें एक बहुत ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझने के लिए, जटिल नियम है भारत में। देखो, जैसे कि आपने कोई भी निर्माण करना है, व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको उसके लिए सरकार की परमिशन चाहिए। लेकिन वो परमिशन प्राप्त करना इतना जटिल और समय लेने वाला कारक है कि भाई लोग क्या करते हैं कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो भाई रिश्वत दे के बात खत्म करो, थोड़ा बहुत पैसा दे दुआ के बात ही खत्म करो। लोग इस चीज को ज्यादा प्रेफर देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो चीज को स्टार्ट करना है, एक पर्सन को काम करना है, कुछ भी काम निकलवाना है, तो उसको यहाँ पर इतना मुश्किल से करवा देते हैं। तो वहां पे लोग जो है वो एक तरीके से रिश्वत देने पे मजबूर भी हो जाते हैं। तो ये भी एक कमी है। जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूकता तो बहुत है कि करना कैसे है, पर इसको रोकना कैसे है उसके लिए लोगों के पास प्रावधान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए भी। ठीक है भाई, अब भारत में अगर मैं बात करूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रमुख कानूनी प्रावधान कौन से हैं, तो बिल्कुल, जिसमें एक यहाँ पर ये है 1988 में आया था कि अगर कभी भी कोई पब्लिक सिविल सर्वेंट है, जैसे कि आईएएस आईपीएस और आईआरएस वगैरह, ये सब अगर इस तरीके की चीजों में पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर सजा दी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन अधिनियम भी है 2002 का। कंपनीज एक्ट है, जिसमें अगर आप कंपनी में कोई फ्रॉड या करप्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी बनाया गया कोऑपरेटिव अफेयर्स के अंडर। आईपीसी के तहत भी इसके लिए पूरा चीटिंग करना या फिर कोई भी ब्राइबरी करना उस पर दिया गया है। और 2010 में एफसीआरए, ये भी काफी फेमस है, पारित विदेशी अंशदान विनियम में एफसीआरए, जिसमें आप कभी भी कोई भी आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी होगी। फिर लोकपाल और लोकायुक्त तो भारत में अभी बनाया ही गया। पहले सीवीसी बॉडी बनाई गई थी 2003 में। सीवीसी किसके कहने पे बनाई गई है? संथानम कमीशन के कहने पर बनाया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त यहाँ पे बनाया गया है, जिसका काम क्या होगा? करप्शन के अगेंस्ट पूरा देखना। लोकपाल को अब इस समय भारत में क्या बोला जाता है? एंटी करप्शन बॉडी बनाया जाता है, जो कि करप्शन के खिलाफ पूरे भारत में यहाँ पर काम करती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कितने भी और ग्रुप ए बी सी डी मिनिस्टर्स हो, सबके अगेंस्ट ये काम करने के लिए एलिजिबल। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम यहाँ पे चल रहा है। लोकपाल भारत के लिए होते हैं, लोकायुक्त स्टेट्स लेवल पे करवाए जाते हैं। महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है जिसने लोकायुक्त को इम्प्लीमेंट कराया है। ये शब्द जो है इसका असल में मीनिंग है ऑम्बड्समैन, जो कि स्वीडन से कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन इंडिया में इसको लोकपाल के नाम से जाना जाता है। लोकपाल शब्द पहली बार देने वाले पर्सन का नाम है एल.एम. सिंघवी। इस व्यक्ति ने सबसे पहली बार लोकपाल शब्द को भारत में दिया था। अब आगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है, अनुसरणीय कदम क्या है कि भाई देखो, सबको एजुकेट करना इस पूरे कॉन्सेप्ट पे बहुत जरूरी है। इस तरीके के कोर्सेज को लेकर आना जिसमें रिश्वत ना लेने की चीजों को सिखाया जाए, मॉरल एजुकेशन दिया जाए, बिजनेस कैसे सही करना है उसके ऊपर समझाया जाए। जितने भी वरिष्ठ कर्मचारी हैं एक भी पूरे विभाग में, वो एक एग्जाम्पल सेट करे कि भाई रिश्वत ना लेकर के भी आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लोगों में एक एथिक्स बढ़ाने के लिए आप उनको अवार्ड दीजिए, सब्सिडी दीजिए, चीजों को और दीजिए, ताकि क्या हो, लोग जो है रिश्वत देने से पहले, मतलब उनका ईमान जाग जाए रिश्वत लेने से पहले। ठीक है भाई, फोर्थ आर्टिकल है हमारा यहाँ पर नेशनल पार्टी स्टेटस। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये काम चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी होती है, निर्वाचन आयोग ही यहाँ पर ये काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में आर्टिकल नंबर 324 में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इन तीनों से विड्रॉ कर लिया गया है स्टेटस को। आम आदमी पार्टी को तो मिल गया है, बाकी तीनों से विड्रॉ कर लिया गया है। तो अभी भारत में कितनी पार्टीज हो गई जो कि नेशनल पार्टी है? 6। पहले 9 थी, अब 6 हो गई। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। गुजरात असेंबली के इलेक्शन में जब इनको 13% का वोट मिला और साथ ही साथ वो 4 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाने में सरकार बनाने में नहीं, मतलब सरकार का काफी अच्छा शेयर लाने में काबिल हुई। जैसे दिल्ली में तो है ही उनका पूरा, दिल्ली में तो सरकार है उनकी और पंजाब में भी सरकार है उनकी। गोवा और गुजरात में वो अच्छा खासा शेयर लेके आई है, इसलिए उनको यहाँ पर जो है 4 से ज्यादा स्टेट में दर्जा मिल गया है, इसलिए उनको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी पार्टी जो 4 से ज्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज हो जाती है, तब उनको क्या दिया जा सकता है? नेशनल पार्टी का दर्जा। लोकसभा के चुनाव में उनको जो पूरी सीट्स हैं 543, उनका 6% वोट मिला हुआ है, 6% जीते हुए हैं वो सीट्स, या फिर 4 एमपी उनकी तरफ से हैं, या फिर वो टोटल लोकसभा की सीट को 2% से ज्यादा सीट्स जीते हैं, लेकिन अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स, ठीक है ना, 3 स्टेट्स में अलग अलग। तो अगर ऐसा होता है तो उनको हम नेशनल पार्टी बना सकते हैं। और इसके अगर नेशनल पार्टी बना दिया जाता है तो उसके फायदे क्या मिलते हैं? सबसे पहला फायदा मिलता है कि पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को आरक्षित प्रतीक का आवंटन होता है, ठीक है, सिंबल मिलता है इनको। और यहाँ पर उम्मीदवार के नाम के प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है, ताकि वे नामांकन दाखिल कर सके। उनको आकाशवाणी, दूरदर्शन, सब जगह पे सुविधाएं मिलती हैं। 40 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं, जबकि बाकियों के पास 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं। सेम इसी प्रकार से स्टेट पार्टी के लिए भी रहता है। स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 एमएलए आपके पास होने चाहिए, 6% वोट होना चाहिए अपने सीट का, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए। और जो भी आप लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े हो रहे हैं, कम से कम 3% सीट से ज्यादा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जितना भी सीट है वहां पे, टोटल नंबर ऑफ सीट, जैसे यूपी में 400 है, 402 है एक्चुअली, 402 का 3% निकाले से जितना भी बनेगा, अगर उतना सीट को ले आता है पार्टी, तो वो स्टेट पार्टी के लाने के लिए लायक हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये है आपका पूरा, एक बार इसको आप रीड कर सकते हो। इसमें 6% वोट्स हैं यहाँ पर, 4 से ज्यादा स्टेट में, या फिर 4 सीटें ले ली हो आपने लोकसभा में किसी भी स्टेट से, या फिर ये क्राइटेरिया, इनमें से एक, ये दोनों को आप फॉलो करो या फिर इसको फॉलो करो, ठीक है भाई। ये आप यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा लर्न कर लीजिएगा इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आपको लर्न करना है पूरा क्राइटेरिया, क्योंकि इस क्राइटेरिया से कई बार सवाल बन जाते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 में दिया हुआ है से लेके 329 तक। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 हमारे मेंबर्स होते हैं, 2 हमारे चीफ होते हैं, सॉरी, एक हमारा चीफ होता है, हमारे 2 अदर होते हैं। एक चीफ जो होगा और ये 2 सब कौन अपॉइंट करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है। अभी ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अलग से वर्डिक्ट दिया है कि यहाँ पर ये पूरा, इनको बनाने के लिए अलग से पार्लियामेंट जब तक कोई कानून पारित नहीं कर लेती है, तब तक उनको इसको अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और बाकी और अथॉरिटीज को लाया जाएगा। अगला, अब एक स्टडी आई है, एक सर्वे आया है, जिसमें सीएजी ने बताया है कि भाई सब्सिडी जो दी जाती है स्टेट पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सीएजी के हिसाब से स्टेट की जो सरकार है उन पर एक्सपेंडिचर सब्सिडीज का 12.9% से ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आज के समय में हाल ही के टाइम पीरियड में राज्य सरकारों ने अपनी सब्सिडी का एक हिस्सा निशुल्क उपहारों के देने के रूप में शुरू कर दिया, फ्रीबीज देने शुरू कर दिए हैं, निशुल्क उपहार, ठीक है। जैसे पीडीएस के थ्रू हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से रोजगार योजना लेकर के आती है। एजुकेशन, हेल्थ में सपोर्ट करना, इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाना, निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करना, दिल्ली में चले रहा है ना, फ्री पानी, फ्री बिजली चल रहा है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में महिलाओं के लिए बसेस का आप जो है फ्री चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पे फ्री बसेस चल रही है विमेन के लिए। तो इस तरीके की चीजें जो होती है ना, उसकी वजह से जो है लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन कम हो जाती है और घाटा भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसी चीजें जो है, जैसे जैसे ये हो गया, जैसे कई बार होता है ना कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और एमएसपी में अगर आप फ्री देना शुरू करोगे, तो ये क्या होगा कि ये जो एक पूरी एक है ना, ये प्रतिगामी के रूप में हमें देखने को मिलेगी। करप्शन के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर, क्यों क्या होता है, बिचौलियों की उपस्थिति होना हो जाता है, और
46% रिसाव जो है इसमें पूरा दर्ज किया गया सीएजी के अकॉर्डिंग, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है। और साथ ही साथ ये जो सब्सिडीज होती है ना, उससे काफी ज्यादा उल्टा प्रभाव भी देखने को मिला है, गरीब लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे फ्री में, जैसे मतलब एक तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो होता है, उसमें कृषि सब्सिडी के कारण चावल और गेहूं जैसी जल गहन फसलों के उत्पादन तो प्रोत्साहित हुआ है, और इसलिए फसल विविधीकरण में काफी कमी आ गई है। ठीक है, और इससे किसान की आय में कमी हो गई है। ये एक बेटर प्रारूप जो है देखा गया है। और साथ ही साथ जब क्रेडिट का कल्चर होता है, साख संस्कृति के विकृत हो गया है, राजस्व में घाटा देखने को मिला है। लास्ट आर्टिकल है हमारा रिलीजियस राइट्स। अभी रामनवमी के ऊपर पश्चिम बंगाल में जुलूस निकाला गया, वहां पर एक नई चीज देखने को मिली है। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो धर्म है, त्योहार है, उन समय राजनीति को ज्यादा घुसा दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर, इन त्योहारों की जो प्रत्याशा है, यहाँ पर प्रशासन सतर्क हो जाता है इससे, और राजनीतिक नेतृत्व लोगों को सांप्रदायिक दंगे भड़काने की संभावना के बारे में चेतावनी देना शुरू कर दी जाती है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वेस्ट बंगाल की, उनकी चेतावनी के बाद भी यहाँ पर दंगे बहुत जबरदस्त हुए। रामनवमी, हनुमान जयंती, वहां पे उसके उपलक्ष्य में वहां पे जुलूस निकाला गया। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों के उदय के कारण एक नई घटना है, और युवाओं द्वारा बहरा करने वाले संगीत के उपयोग से कभी कभी अन्य समुदायों के लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या होती है, दंगे भड़कना। ये एक तरीके से बहुत गलत प्रिंसिपल है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। क्या होता है कि दंगे समाज में जो है सबसे खराब रूप ले सकते हैं। भारत में अनेकता में एकता का एक विपरीत रूप ले लेते हैं। सिद्धांतों के बिना राजनीति की जाती है जब कोई दंगे इस तरीके से भड़क जाते हैं। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं, त्योहारों का नाम लेकर के, जैसे रामनवमी, हनुमान जयंती, ऐसे त्योहारों से जुड़ी भावना को प्रयोग करते हुए जनता को ध्रुवीकरण करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्ञान की कमी है, यंगस्टर्स जो है वो यहाँ पर इजीली जो जो भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उनकी बातों में आकर के अपने आप को भड़का देती है। सुशासन की कमी होती है, क्यों? क्योंकि अगर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे दंगे भड़केंगे ही। ठीक है, सामाजिक अनुबंध का उल्लेख, रोल मॉडल्स नहीं है, ऐसे ऐसे रिलीजियस पॉलिटिकल रोल मॉडल्स नहीं मिलते, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी है, मैं किसी एक स्टेट का नाम नहीं लूंगी, अगर वहां पर बहुत सारे रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं तो देयर इज अ चांस कि वहां पर हार्मनी थोड़ी सी कम हो। तो यही बात है कि अगर हम इंटर कम्युनिटी मीट्स रखें, जिसमें उस राज्य में होने वाले जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उनमें कैसे बेटर करना है उनको, उससे जुड़ी हुई चीजों को यहाँ पर प्रमोट करें, या इंटर कम्युनल मैरिजेस को प्रमोट करें, जैसे राजस्थान भी कर रहा है, इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। स्टिक एंड कैरेट, गाजर और छड़ी वाली पद्धति को अपनाना चाहिए कि शांति भंग करने से जो भी लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं उनको यहाँ पर सबक सिखाने की जरूरत है। इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर बेटर होना चाहिए। कभी भी अगर इस तरीके से खुफिया जानकारी मिलती है तो यहाँ पर इस तरीके के दंगों में जो बल है, हमारा जो सीएपीएफ है, हमारी जो फोर्सेस है, उनको यहाँ पर तैनात करने की काफी आवश्यकता है। सिद्धांतों के साथ राजनीति को, जैसे कि गांधी फिलॉसफी भी कहती है, अहिंसा को जो है प्रमोट करना है, हिंसा को यहाँ पर नहीं बढ़ने देना है। रोजगार के अवसर लेकर क्या, क्योंकि क्या होता है ना, दंगों में सबसे ज्यादा युवा शामिल होते हैं। अगर यहाँ पर युवा को हम जो है एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा फोकस करें, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करें, तो जो ये हैं युवा, इनका ध्यान ही नहीं जाएगा इन चीजों पर, वो अपने ही काम में बिजी होंगे। और हमें जो है सरकार को रोल मॉडल्स बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों का जो एक एटीट्यूड है यहाँ पर नेताओं के प्रति, वो ज्यादा एक बेटर बनने की कोशिश की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्कोप इंडिया। ये वाला जो आर्टिकल है मैंने अपने वीकली करंट अफेयर में भी कवर किया है। जितने भी ये वाली टॉपिक्स होते हैं, ये मैंने वीकली करंट अफेयर में भी अपने कवर किए हैं। कोप इंडिया की एक्सरसाइज जो कि इंडियन एयरफोर्स और यूएसए यहाँ पर की गई है, ये की एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में इस बार हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत लिखा हुआ है। ये जो है एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, कलाईकुंदा और आगरा, यहाँ पे 3 जगह पे की गई है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है, कलाईकुंदा वहां पे किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जोधपुर। वैसे कई बार एक्सरसाइजेस जोधपुर में की जाती है, पर ये वाली एक्सरसाइज जोधपुर में नहीं की गई है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट ठीक है, हाँ कि भाई ये यूके की आर्मी के साथ की जाती है।
सॉरी यूएसए की आर्मी के साथ। बाकी ये जोधपुर में नहीं हुई है, कलाईकुंदा, आगरा और अर्जन सिंह पानागढ़ में की गई है। कोप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है हम किसके साथ करते हैं। यूएसए के साथ हम एयरफोर्स के अलावा आर्मी की एक्सरसाइज भी करते हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ऐसी एक्सरसाइजेस भी हम परफॉर्म करते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी काफी न्यूज में है, आपको इसके बारे में इनकरेक्ट बताना है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है। मुदुमलाई कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तमिलनाडु के एक जगह पर इस पूरे को बनाया गया है। और नीलगिरी में ये सिचुएटेड है, जो कि 3 स्टेट्स की ट्राई जंक्शन, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में बना हुआ है। 3 स्टेट, नीलगिरी जो है वो हमारे तीनों स्टेट के बीच में आती है, जो कि वायनाड, बांदीपुर से यहाँ पे शेयर करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक लिखी हुई है, आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। चारों की चारों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, इनकरेक्ट इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक? ये पूरा आप लोगों को अपना कंप्लीट करना है। आज के ज्यादा हमारे करंट अफेयर नहीं थे, इनको कंप्लीट कीजिएगा। 13 अप्रैल के भी करंट अफेयर को अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारा आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।